खास तौर से जिन लोगों ने आज का आयोजन किया, इसमें अपनी प्रमुख भूमिका निभाई, और सभी सुनने वाले सोशलिस्ट साथियों को नमस्कार करता हूं। दरअसल आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की जंगे आजादी के इतिहास में एक कालखंड में इसकी बहुत अधिक भूमिका और इसका महत्व रहा है। हिंदुस्तान का हर आदमी इस बात से वाकिफ है कि सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आजादी की जो जंग लड़ी गई थी वो महात्मा गांधी की रहनुमाई में और कांग्रेस पार्टी के झंडे के नीचे लड़ी गई थी। उस दौर के अंदर लंबे राजनीति हमारे इतिहास के अंदर 1930 का जो दांडी मार्च था और 1932 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके धीमे पड़ने के बाद हिंदुस्तान में उस समय जो नौजवानों का टोला था, उनमें एक निराशा सी आ रही थी कि आजादी की जंग में अब कुछ तेजी से हो नहीं रहा। तो उस समय जो समाजवादी विचारधारा के नौजवान लोग थे, उनके मन में खदबदाहट थी, कुछ होना चाहिए। और यही जो सारा वैचारिक मंथन था, उसी में नासिक की जेल के अंदर जो हमारे कई बड़े सोशलिस्ट नेता जो गिरफ्तार थे आजादी की जंग के अंदर, उनमें विचार विमर्श हुआ कि हमें कुछ अपना करना है। हालांकि यह केवल शुरुआत नासिक की जेल से नहीं थी। नासिक की जेल से पहले भी बिहार में और बंबई में कई ऐसे संगठन लोग समाजवादियों के नवयुगों के थे कि वो इस दिशा में कुछ पहल करने की सोच रहे। आखिर में 1934 के अंदर 17 मई को पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में पहली बार पूरे हिंदुस्तान के सोशलिस्ट मिजाज के नौजवान वहां पर इकट्ठा होकर उन्होंने इजलास किया। अगर आप सोशलिस्ट तवारीख के उन पन्नों को उल्टेंगे, आचार्य नरेंद्र देव जो कि उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उनका जो अध्यक्षीय भाषण था वो पूरी सोशलिस्ट तवारीख के इसकी जरूरत क्या है, हम आज यहां क्यों इकट्ठा हुए, हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्यों बनाना चाहते हैं, इसका मकसद क्या है, उसके ऊपर विस्तार से आचार्य जी ने अपनी बातों को रखा। जिस समय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बन रही थी, उस समय राष्ट्रीय नेतृत्व में भी एक तरह का अलग तरह की सोच कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के इन नौजवानों से हो रही थी कि जब आजादी की जंग चल रही है, कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, तो अलग से ही क्यों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना रहे हैं। उनके ऊपर सवालात किए जा रहे हैं, ये क्यों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बना रहे हैं। तो आचार्य जी ने विस्तार से अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका जवाब दिया था कि हमारी प्राथमिकता मुल्क की आजादी है, बरतानिया हुकूमत की जंजीरों के काटकर हिंदुस्तान को आजादी की तरफ ले जाना ये हमारी है। मगर आजादी के बाद हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कैसा हो,
उसकी सामाजिक आर्थिक नीतियां कैसी हो, उसको भी शाने बशाने साथ साथ हमको वहां पर बनानी होगी, वो बना रहे हैं। तो पहले दिन के उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अधिवेशन में, जिसमें जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहर अली वगैरह वगैरह, जो हमारे फरीदुल अंसारी इत्यादि हमारे नेता वहां पे इकट्ठे हुए थे, एक प्रस्ताव समाजवादियों ने बनाया। उस प्रस्ताव में आजादी के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक प्रश्नों पर, मजदूरों के हक का क्या होगा, किसानों के हित में क्या है, हिंदुस्तान के अंदर जो अन्य हिंदुस्तान की आम आवाम के साथ जुड़े सवाल थे, उसके ऊपर समाजवादियों ने अपने प्रस्ताव में उस बात को लिखा। अगले दिन पटना में ही कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया का इजलास था। उस इजलास में सोशलिस्टों ने जो पहले दिन अपना प्रस्ताव पास किया था, उस प्रस्ताव को वहां प्रस्तुत किया। हालांकि सोशलिस्ट जानते थे कि हमारा प्रस्ताव गिर जाएगा, ये पास होने वाला नहीं है, मगर उसके बावजूद कम से कम इन सवालों पर, ये जो प्रश्न हम उठा रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं, इन पे एक लोगों का नजरिया जाएगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो एक सोचने की मजबूरी लोगों की बनेगी। अब आप दूसरा हाल देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना हो रही थी, तो गांधी जी सोशलिस्टों को अपना तो मानते थे, प्यार करते थे, मगर वो इससे, जब ये हमारा प्रस्ताव वगैरह उनके सामने आया, तो वो उससे खुश नहीं थे, क्योंकि गांधी जी की मान्यता थी कि इस समय केवल एक ही निशाना हमारा होना चाहिए, वो है बरतानिया हुकूमत का खात्मा हिंदुस्तान से। एक और गांधी जी की कंपल्शन भी थी, उस समय रजवाड़े, राजा महाराजा, नवाब, बड़े बड़े जो तरह तरह के मुख्तलिफ जो धार्मिक टाइप के नेता थे, वो भी सब कांग्रेस के अंदर शामिल थे। गांधी जी को लगता था कि अगर हम इन आर्थिक सामाजिक सवालों को सोशलिस्टों ने जो उठाए हैं, इसको अगर हम वहां पे रखेंगे तो वो लोग इससे बिदक सकते हैं, आजादी की लड़ाई में आपस में इतराफ हो सकते हैं। मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के इन प्रस्तावों से पूरी तरह से वो सहमत थे। खैर, हमारा प्रस्ताव वहां गिर गया। अब आप 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जिसका 1948 के अंदर वो कांग्रेस से निकल के अलग स्वतंत्र सोशलिस्ट पार्टी बनी, उसके लंबे इतिहास को आप देखेंगे। आजादी की जंग में एक तरफ लंबी लंबी यातनाएं, घोर आजादी की जंग में तरह तरह के कष्ट हमारे नेता सह रहे थे। स्वराज पार्टी नाम के या इस तरह के लोग जो कांग्रेस से सीधा नहीं लड़ना चाहते थे, सॉरी, अंग्रेजों से सीधा नहीं लड़ना चाहते थे, उनका हर हालत में प्रयास था कि कुछ बातचीत करके, ले दे के, अंग्रेजों से उनकी रजामंदी के साथ हम आजादी की जंग को लड़ें। और वो लोग लगातार सोशलिस्टों पे हमला कर रहे थे कि ये लोग कांग्रेस के अंदर रह के ही अलग से एक पार्टी बनाए हुए हैं, इस पे सवाल बार बार करते थे। और ये एक तरह का आरोप लगाते थे कि ये लोग देश की आजादी को एक तरीके से उसको धक्का पहुंचा रहे। कांग्रेस पार्टी के इजलासों में लंबा इतिहास है, क्योंकि समय इतना नहीं है कि सारी बातों को मैं रख पाऊं। हर सम्मेलन के अंदर सोशलिस्ट इन जन सवालों को, देश की आजादी के सवालों को लगातार सम्मेलनों के अंदर वहां पे सोशलिस्ट प्रस्तुत करते थे। मजदूरों के काम करने का घंटा कितना हो, किसानों की जमीन जो लगान उन पर लगता है उसका क्या हो,
हिंदुस्तान की पॉलिसी, एजुकेशन की पॉलिसी में किस तरह का हो, सारे सवालों को सोशलिस्ट वहां पर उठाते रहते थे। एक और सोशलिस्टों को उन दिनों में संकट का सामना करना पड़ रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी को बाद में बैन कर दिया गया, उस पर प्रतिबंध लग गया। अब वो सारे कम्युनिस्ट, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सीधी उनकी भर्ती नहीं हो सकती थी, वो अब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से अपनी एक तरह की ढाल और अपने गुट को एकत्र करने का वो वहां पर प्रयास कम्युनिस्टों ने शुरू कर दिया। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए, पर विद इन पार्टी में आने के बाद भी उन्होंने सोशलिस्टों के खिलाफ एक पैरेलल संगठन करके एक तरह से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी पे कब्जा करने का प्रयास भी शुरू कर दिया। अब आप देखिए, हमारे बड़े नेताओं में आचार्य नरेंद्र देव हो या जयप्रकाश नारायण हो, ये लोग शुरू में मार्क्सवादी, कार्ल मार्क्स की चिंतन के या एक तरह से मार्क्सवादी चिंतक रूप में थे। पर जब दुनिया के विश्व वार के अंदर देखा कि आज अंग्रेजों के साथ रशिया का समझौता हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय आजादी के आंदोलन के खिलाफ इनकी नीति हो गई। तो सोशलिस्टों को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में भी एएमएस नमूदीन के गोपाल, बहुत सारे जो बाद के जो कम्युनिस्ट नेता बने वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में थे। तो एक टकराव यहां पर सोशलिस्टों को, एक तरफ पोंगापंथी, दक्षिणपंथी स्वराज पार्टी के लोग, उनसे टकराव सोशलिस्टों का हो रहा है, और दूसरी तरफ विद इन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना काम कर रही है। 1940 में लाहौर के अंदर जो हमारा कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, उसको बकायदा योजनाबद्ध तरीके से उस पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा करने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए। ये लड़ाई चल रही। अब आजादी की जंग के अंदर लोगों में, सोशलिस्टों में बेचैनी थी कि गांधी जी आखिरी में लड़ाई के लिए क्यों नहीं घोषणा करते, युद्ध घोषणा क्यों नहीं करते। डॉक्टर लोहिया से उनकी लगातार चर्चा हो रही थी। लोहिया कह रहे थे कि आप शुरू करें, गांधी कहते थे अभी नहीं। मगर जब 42 आया तो ऐसी उन पे गांधी को ऊपर इस तरह का उनके सामने सारा दृश्य उत्पन्न हो गया कि गांधी ने जो सोशलिस्टों ने तय किया था उसी को मानते हुए एक नया उद्घोष हिंदुस्तान की राजनीति में किया। हर कोई वाकिफ है, बंबई के अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 8 और 9 अगस्त को इजलास था। हमारे नेता यूसुफ मेहर अली बंबई के मेयर थे। सारे इंतजाम उस सम्मेलन के वो यूसुफ मेहर अली पे थे। उन्होंने गांधी जी को नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया। गांधी जी ने 8 अगस्त को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। सब जानते हैं कि सारी कांग्रेस पार्टी की पहली लीडरशिप, जो जितने बड़े नेता थे, वो सब गिरफ्तार हो गए। मगर क्योंकि हमारे नेता नौजवान थे, आचार्य जी को छोड़ के बाकी ज्यादातर नौजवान थे, वो हालात पर नजर रखे हुए, वो गिरफ्तारी से उन्होंने अपने आप को बचाया। और अगले दिन वहां पर उन्होंने अपना गिरफ्तारी के बाद नेताओं के बाद मीटिंग किया और इन्होंने तय किया कि अब
हमारे नेता जेल में हैं, अब इस जंग को हमें लड़ना है। 9 अगस्त को बंबई के मैदान के अंदर जहां कांग्रेस का इजलास था, वहां झंडा लहराना था। अंग्रेज सल्तनत ने चारों तरफ से पुलिस का घेरा डालकर मैदान के साथ साथ चारों तरफ कब्जा कर लिया। घनघोर बारिश थी, कीचड़ से भरा हुआ मैदान था। लग रहा था कि अब कैसे यहां पे राष्ट्रीय झंडा फहराया जाएगा, नेता सब जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी की अरुणा असफ अली नौजवान, ये तय किया सोशलिस्टों ने कि ये झंडा वो फहराएंगे, और अरुणा असफ अली ने जाकर कीचड़ भरे बारिश के उस मैदान के अंदर जाके राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया। यह संदेश पूरे देश भर में गया। पूरे मुल्क को लगा कि अंग्रेजों की हर तरह की किलेबंदी के बावजूद राष्ट्रीय आजादी का जंग रुक नहीं पा रहा है। पूरे देश भर के अंदर उस गांधी के हुंकार से जलजला आ गया। अब उस समय अंग्रेज उसको दबाने के लिए हर तरह का हथकंडा वो उसके ऊपर लगाने के लिए तैयार थे। उस समय सोशलिस्टों ने यह तय किया कि हम अंग्रेजों के प्रचार के खिलाफ, जिस तरह का माहौल है, एक तरफा माहौल है, हम उसके खिलाफ अपने राष्ट्रीय आजादी की जंग की खबरें देंगे। तो सोशलिस्टों ने आजाद रेडियो को कांग्रेस रेडियो कहता है वो शुरू किया। कांग्रेस की एक नौजवान उषा मेहता, उनके साथ साथी लोग मिलकर हर तरह की परेशानियों, तकलीफों के बावजूद उन्होंने वहां पर कांग्रेस रेडियो का संचालन शुरू कर दिया। डॉक्टर लोहिया उसकी हर बुलेटिन को लिखते थे और उसको पढ़ने का, उद्घोषित करने का काम वो उषा मेहता करती थी। वो एक महत्वपूर्ण दौर था सोशलिस्टों। इधर जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया निरंतर आंदोलन के लिए नौजवानों को, समूहों को उनके अंदर उत्साह भरने के लिए लगातार वहां पर संघर्ष में जोड़ थे। इस दौरान अनेक प्रकार की यातनाएं हमारे नेताओं ने सही। लड़ाई की जंग में जब ब्रिटिश पुलिस लोहिया और जयप्रकाश के पीछे पड़ी, वो लोग यहां से नेपाल की तरफ चले गए। वहां आजाद दस्ता इन्होंने बनाया। वहां पर पुलिस को किस तरह से पता लगा और इनको पकड़ के उस समय गोली चल गई उस जो थे, परंतु आजाद दस्ते के लोगों ने किसी तरीके से वहां से निकाल के हिंदुस्तान की तरफ आए और इस जंग में लड़ते रहे। अब आप देखिए, 42 की जंग के बाद जिस तरह लोहिया और जयप्रकाश को लाहौर के लिए जेल के अंदर यातनाएं दी गई, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हमारे सारे नेता लगभग सभी उस समय जेलों के अंदर थे। 4-4, 5-5 साल की लंबी सजाएं काट रहे थे। मधुले में जैसा नौजवान 17 साल की उम्र में वो नारा दे रहा था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का सदस्य, ना एक पाई देंगे ना एक सिपाही देंगे। बरतानी हुकूमत कह रही थी क्योंकि भाई हिंदुस्तान से फौज में लोग शामिल हो और पैसा भी मिले, युद्ध लगे। नारा दिया हुंकार भरी मधुलिमे ने, ना एक पाई देंगे ना एक सिपाही देंगे। गिरफ्तार होकर उनको जेल भेज दिया। ये जंग आजादी की लड़ाई में छोटे से लेके बड़े तक हमारे नेता उसमें में जूझ रहे थे, लड़ाई चल रही थी। कई बार ऐसी चीजों का भी सामना करना पड़ता था कि
डॉक्टर लोहिया लगातार इसके खिलाफ लड़ रहे थे। उनसे बार बार ये सवाल किया जा रहा था कि भाई ये आप अलग क्यों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनाए बैठे हो, ये आप लोगों का, आप कांग्रेस को कमजोर कर रहे हो। 5 दिसंबर 1936 को करा था बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन में लोहिया ने कहा था, स्वराज और समाजवाद दोनों एक सिक्के के पहलू हैं, हमें दोनों के लिए लड़ना है। और दोनों की लड़ाई को उन्होंने वहां पर जारी रखा था। पूरी आजादी की जंग के अंदर सोशलिस्ट एक दूसरी चीज का भी, आंतरिक जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स थी उसमें भी उनको उसका भी सामना करना पड़ रहा। उस समय कांग्रेस में सुभाष बाबू और गांधी जी के बीच में भी अध्यक्ष पद को लेके कुछ तनातनी हुआ। सुभाष बाबू सोशलिस्टों को बहुत पसंद करते थे और हिंदुस्तान के सोशलिस्ट वो सुभाष को भी अपना नेता मानते थे। मगर जब गांधी और सुभाष के बीच में टसल हो रहा था, उस समय एक बड़ा प्रश्न चिन्ह सोशलिस्टों के सामने लगा हुआ था। उस समय भी सोशलिस्टों ने, क्योंकि उसमें थोड़ा सा असमंजस का मामला था, पर अल्टीमेट उन्होंने तय किया कि हम सुभाष के खिलाफ वोट नहीं देंगे, हम तटस्थ रह जाएंगे, जाएंगे नहीं। तो उसका भी सामना सोशलिस्टों पे आरोप का रूप लग रहा था। सुभाष बाबू को भड़काया जा रहा था कि सोशलिस्ट आपके साथ नहीं आ रहे, गांधी जी के साथ जा रहे हैं। तो ये जो आंतरिक सारे के सारे जो संबंध थे, जिसके कारण से, जिन गुत्थियों से सोशलिस्टों को लड़ना पड़ रहा था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई के अंदर दोहरी लड़ाई लड़ी। एक तरफ जंग आजादी में अंग्रेजों के खिलाफ हर तरह की कुर्बानी दे रहे थे, और दूसरी तरफ कि हिंदुस्तान कैसे बने, उसका निजाम कैसा हो, उसकी पॉलिसी प्रोग्राम कैसे हो, उसके अंदर आम लोगों का, जन का, किसानों का, गरीब मजदूरों का, उनका हक भी मिले। ये जो सारे के सारे सांप्रदायिकता है, दूसरी तरह के फिरकेदाराना जितनी भी उस समय कोशिशें अलग ग्रुप से हो रही थी, उनसे भी सोच से टकरा रहे थे। तो लगातार 1934 से लेकर 1948 तक सोशलिस्ट कांग्रेस में रह के लड़ते रहे। 47 में देश को आजादी मिली, और उस समय भी सोशलिस्टों ने अपने तरह की अलग ही भूमिका निभाई। कांग्रेस पार्टी का इजलास, सम्मेलन था। भारत के विभाजन के प्रस्ताव पर कांग्रेस पार्टी में डिस्कशन था। सोशलिस्टों के 2 प्रतिनिधि, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उस कांग्रेस की लास्ट वर्किंग कमेटी में थे। कांग्रेस के हमारे पुराने बुजुर्ग नेता जो थक चुके थे, उन्होंने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को वहां पर स्वीकार करके गांधी जी को भी पूरी तरह से नया बता के प्रस्तुत कर दिया। केवल 3-4 लोगों ने उस समय उस प्रस्ताव का विरोध किया। बादशाह खान, आजादी की लड़ाई का सबसे कद्दावर नेता, वो लाचारी के आलम में वहां पर कह रहे थे कि आप हमें भेड़ियों के सामने डाल रहे हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद बेचैनी में बोलते हुए नहीं, केवल सिगरेट पी रहे थे, बार बार सिगरेट पर सिगरेट पीते। उनकी बेचैनी वहां पर। उस समय जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया ने हर पुरजोर तरीके से भारत के विभाजन का, हिंदुस्तान के पार्टीशन का
कांग्रेस वर्किंग कमेटी में विरोध किया, वहां भी हमारे नेताओं ने रखा। मगर देश जैसा भी हुआ आजाद हो गया, आजादी के जश्न में। आजादी के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे हो गए, चारों तरफ दिल्ली से लेकर कलकत्ता के भयंकर हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगे हो गए। गांधी जी दंगों की आग को खत्म करने में लग गए। बंगाल में सोहरावर्दी के इलाके में भयंकर हिंदू मुस्लिम मारकाट थी, दिल्ली के अंदर कत्लेआम हो रहा था। उस समय फिर सोशलिस्ट गांधी जी के साथ जाकर वहां पर अपनी जान को खतरे में डालकर उस दंगों की आग को बुझाने के लिए लड़ रहे हैं। उस समय गांधी जी के साथ जो चंद लोग उस समय वो खतरा उठाने की जुर्रत कर रहे थे, उसमें डॉक्टर लोहिया जैसे लोग भी वहां पर शामिल थे। और ये भी इतिहास में सत्य है कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने लगी तो जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर लोहिया को, दोनों को कांग्रेस पार्टी के चाहते थे नेता कि वो हिंदुस्तान के काबीने में आ जाए। जयप्रकाश जी को मंत्री बनाना चाहते थे। लोहिया ने उसके ऊपर अपना विमत जारी करते हुए कहा, इसके लिए शर्त है कि देश का प्रधानमंत्री दल का अध्यक्ष नहीं होगा, ये दोनों चीजें अलग होंगी। इसमें भी उनको आपस में कांग्रेस पार्टी के प्रस्ताव को, यानी मंत्रिमंडल के स्थान छोड़कर उन्होंने, सोशलिस्टों ने कांग्रेस के अंदर उसमें शामिल होने से मना कर दिया। ये भी इतिहास के पन्नों के अंदर दर्ज है। कितनी लंबी लड़ाई के बाद जहां दूसरे नेता मंत्रिमंडल में जाकर अपने बुढ़ापे का उस तक थकान को उतार रहे थे, वहां ये लोग फिर लड़ाई के पथ के ऊपर जाके लगातार उस संघर्ष में उतर रहे थे। साथियों, वो 1934 में बनी कांग्रेस पार्टी के अंश के रूप में आज भी हिंदुस्तान के अंदर उस विचारधारा को लेकर, उस कार्यक्रम नीति सिद्धांत को लेकर आज भी हजारों हमारे साथी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने इलाकों के अंदर उस बिगुल को बजाने में लगे हुए हैं। समता और संपन्नता के दर्शन के लिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर समाजवादी हर तरह की सांप्रदायिकता, जातिवाद के खिलाफ लड़ते हुए आज भी उस रवायत को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। साथियों, लंबा इतिहास है, इसकी विवेचना कुछ मिनटों में या घंटों में नहीं हो सकती। इसके इतिहास क्या लंबा हमारे सामने खुला हुआ है, पर हमें फक्र है कि हम उन योद्धाओं के और उस जमाने के उस आला तरीन जो पढ़े लिखे नौजवानों के, उनके मानने वाले हैं। एक उदाहरण देके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। कितनी तेजस्विता इन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं में थी। जवाहरलाल नेहरू जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने दूसरी बार, तो उन्होंने डॉक्टर लोहिया को हिंदुस्तान की विदेश नीति का खाका तैयार करने के लिए उनको अपना संयोजक बनाया, सेक्रेटरी बनाया, और जयप्रकाश नारायण को हिंदुस्तान के लेबर मूवमेंट की पॉलिसी बनाने के लिए उन्होंने नियुक्त किया। ये उनकी प्रतिभा का, उनके ज्ञान का जो नीति डॉक्टर लोहिया ने विदेश नीति हमारी बनाई थी, आज तक उसका मुख्य आधार लोहिया की नीति है। मैं, क्योंकि समय की बंदिश है, मुझे रणधीर ने बताया था कि इतने समय में आपको खत्म करना है, मैं अपने उन नेताओं को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद।